हाँ, तो बच्चों आज हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में सारा डिटेल देख लिया है। अब हम लोग गॉसेस लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो गॉसेस लॉ क्या है? तो गॉसेस लॉ है कि अगर हम लोग Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे n चार्जेस कंसीडर किए, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 डॉट 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 Qn, अगर इन चार्जेस हम लोग इमेजिन किए, जैसे हमने यहां पे लिया Q1, Q2, Q3, Q4, लेटर से Q5, Q6, Q7, इस तरीके से हम लोगों ने लेटर से n नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर किया। तो अगर हम लोग इन नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर करेंगे तो ये जो मैंने ऐसे करके क्लोज सरफेस दिखाया, इसको बोलेंगे क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है ये। अब ये गॉस लॉ कहता है कि इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। क्या करो? गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। जो भी तुमने गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस लिया है, उसके इन्वायरमेंट में जितने भी चार्जेस है, सारे चार्जेस की वजह से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैंने यहां पे 7 चार्जेस को शो किया है लेटर से, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 की वजह से है। इन सब का वेक्टर समेशन, तो रिजल्टेंट फील्ड E जो है दैट इज द वेक्टर समेशन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्जेस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। जितने भी गॉसियन सरफेस के एनवायरमेंट में चार्जेस हैं, सारे चार्जेस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपने लिख लिया तो यहां पे एरिया वेक्टर क्या होगा? तो एरिया वेक्टर लेटर से दिस इज डीए वेक्टर, दिस इज 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर दिस इज 90 डिग्री। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखना है हमें ड्यू टू ऑल चार्जेस की वजह से, और ये एरिया वेक्टर डीए वेक्टर जो सरफेस है उससे आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये डीए वेक्टर हो गया। तो गॉसेस लॉ कहता है कि इस क्लोज्ड सरफेस से तुम फ्लक्स दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्लोज्ड सरफेस से तुम फ्लक्स दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीए, और यही जो है इसके बराबर भी होगा। तो किसके बराबर होगा? तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान देंगे तो दोनों के दोनों चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ में है क्या? वो दोनों चीजों को इक्वल कर दिया है। गॉस लॉ में क्या है? उन दोनों चीजों को इक्वल। दोनों चीजें कौन सा? फ्लक्स को हम लोग क्लोज सरफेस के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीए से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी फ्लक्स को हम लोग क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज इनक्लोज्ड है तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट और यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीए, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दिए तो कहलाएगा ये गॉसेस लॉ। ठीक है, तो गॉसेस लॉ किसको बोलना है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें कि ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है एट गॉसियन सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। And this charge enclosed, it is very very clear to you. Charge enclosed means what? Charge enclosed means what? तो charge enclosed within the Gaussian surface। जैसे यहां पे अगर charge enclosed लिखना होगा तो we will write Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q6। ठीक है, इतना हम लोग इसके लिए लिखेंगे। तो ये हो गया गॉस लॉ। हम लोग इसमें इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके इलस्ट्रेशन क्या है, उसको समझते हैं। तो हम लोग अभी देखें कि गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय
एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन मैं लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², बट उसको गॉस लॉ से कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। तो लेटर से हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू से स्मॉलर डिस्टेंस पे हमें फील्ड फाइंड आउट करना है। यहां से ये स्मॉलर डिस्टेंस पे मुझे फील्ड चाहिए। अगर यहां फील्ड चाहिए तो हम लोग स्मॉलर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर कंसीडर करेंगे। स्मॉलर रेडियस का गॉसियन स्फीयर इमेजिन करेंगे, जिस स्फीयर के सेंटर पे ये पॉइंट चार्ज क्यू है। पॉइंट चार्ज क्यू कहां है? तो इस गॉसियन स्फीयर के सेंटर पे है। हमने स्फीयर यहां पे गॉसियन सरफेस इसलिए लिया क्योंकि चार्ज के रिस्पेक्ट में स्फीयर का हर पॉइंट आइडेंटिकल है, इसलिए स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज क्यू की वजह से मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहेगा। जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर हम लोग यहां पे एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर यही हो जाएगा। अगर यहां बात करें तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज एरिया वेक्टर। ऐसे ही यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, इसके परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर ये हुआ, यहां पे एरिया वेक्टर ये हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है हर जगह, अगर हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिए तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के केस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे होगा। इसलिए हम लोग गॉस लॉ को जब अप्लाई करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कहेंगे कि ये क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA कितना है? तो E dA 0 डिग्री चार्ज इनक्लोज क्यू के बराबर, और ये एप्सिलॉन नॉट। E और dA के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर थे, अब ये स्केलर बन गए। अब हमें पता है कि इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो E को बाहर ले लेंगे, सिमेट्री की वजह से बोल सकते हैं कि इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA बच गया इंटू 1 इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज दैट मीन्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे लिख सकते हैं E इंटू 4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया। तो ये वन ऑफ द इलस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोग इस पे फिर से देखते हैं। इसमें अगर कहीं पे दिक्कत हो तो मैं फिर से समझा देता हूं। मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो हम लोग क्या किए हैं, एक चार्ज क्यू लिए हैं और उससे r डिस्टेंस पे अगर हमें फील्ड फाइंड आउट करना है, तो चार्ज को सेंटर मानते हुए r रेडियस का स्फीयर इमेजिन किए, जिस स्फीयर को बोलेंगे गॉसियन स्फीयर, और उस स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इन चारों जगह पे सेम होगा। चारों क्या, जितने भी पॉइंट लेंगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्यों सेम है? क्योंकि चार्ज के रिस्पेक्ट में ये स्फीयर का हर पॉइंट क्या है? सिमेट्रिक है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो हर जगह हम लोग देख सकते हैं एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री पे आ गया।
अब इस इक्वेशन को अप्लाई किए गॉस लॉ के इक्वेशन को, ई डॉट डी इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, ई डी कॉस 0 चार्ज इनक्लोज क्यू है बाय एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करके हम लोग ये रिजल्ट ले आए हैं। ठीक है, अब तो बच्चों हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल अब देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज क्या है या फिर लाइन चार्ज क्या है। तो लाइन चार्ज का मतलब हुआ एक ऐसा लाइन जो चार्ज से बना हुआ है, एक ऐसा लाइन जो चार्ज से बना हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे लाइन बनाया और इस पे ये चार्ज जैसे दिखा रहा हूं, तो आप कहेंगे कि ये लाइन चार्ज है। तो ये लाइन चार्ज हमें क्या कौन सा डिस्कस करना है, लाइन चार्ज इनफाइनाइट। तो मैं इसको इनफाइनाइट लाइन चार्ज बना दिया। अब इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे, अगर आपको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप यहां पे आर रेडियस का सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। आर रेडियस का सिलिंड्रिकल गॉसियन सिलेंडर इमेजिन करेंगे। और अब फिर से हम लोग यहाँ पे इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। तो इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। यहाँ पे हर जगह हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब एरिया वेक्टर देखेंगे तो जो ऊपर में प्लेन सरफेस है उस पे एरिया वेक्टर किधर है, तो ऊपर जो प्लेन सरफेस है उसका एरिया वेक्टर ऊपर, लेकिन सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, तो इधर है। सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, तो आगे है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हो गया एरिया वेक्टर। यहाँ इस फ्लैट सरफेस पे देखेंगे तो ये हो गया एरिया वेक्टर। मतलब सिलेंडर में दो टाइप जैसे ये सिलेंडर ही है, यहाँ पे एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा, लेकिन इस पे देखिए ऐसे 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 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हर जगह क्या हो जाएगा, अलग अलग। जैसे ये एक एरिया वेक्टर हुआ, ये एक एरिया वेक्टर हुआ, ये एक एरिया वेक्टर हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो कहेंगे कि इसमें क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कितना है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए मतलब ये क्लोज का मतलब पूरे इंटायर सरफेस के लिए। तो कहेंगे ई डॉट डी ए फॉर फ्लैट सरफेस प्लस ई डॉट डी ए फॉर कर्व सरफेस, और ई डॉट डी ए फॉर कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के लिए ये टर्म जीरो है। जीरो क्यों? क्योंकि फ्लैट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और जो एरिया वेक्टर होगा, जैसे यहां पे भी देखिए फ्लैट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे होगा, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। और कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है, तो कहेंगे ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई आर एल। व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर का टोटल लेंथ अगर मैं एल कहता हूं तो हो जाएगा इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। तो ये अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब एक्चुअल गॉस लॉ क्या है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। मतलब ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई डॉट डी ए हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का एग्जांपल है ये। इसमें आपको अच्छे से समझना है कि गॉसियन सरफेस कैसे लेना है। आपको गॉसियन सरफेस किसी भी केस में इस तरीके से लेना है ताकि आप इस इंटीग्रेशन को बड़े आराम से कर पाओ। हाँ, तो बच्चों ये थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन स्फेरिकल शेल। इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है।
हमें गॉस लॉ की मदद से इसके इनसाइड एंड आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसकी इनसाइड में फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद आउटसाइड में। तो अगर इनसाइड में फाइंड आउट करनी है तो लिखेंगे फॉर इनसाइड लेस देन कैपिटल आर। इनसाइड में अगर फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हम लोग एक स्मॉलर रेडियस का गॉसियन स्फीयर कंसीडर करेंगे। तो ये है आपको स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल पे चार्ज दे रखा है Q। स्फेरिकल शेल पे चार्ज Q दे रखा है। इसके अंदर में एक गॉसियन स्फीयर कंसीडर करेंगे। दिस इज गॉसियन स्फीयर। अगर हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E एज्यूम के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने गॉसियन स्फीयर कंसीडर किया। अब इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। हाँ, तो सब हम लोग अब इनसाइड के लिए पहले वेरीफाई करते हैं इनसाइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इनसाइड के लिए एक ये हमने मान लो ये स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल है, इस पे टोटल चार्ज Q है। टोटल चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड Q है, सरफेस पे होगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा क्योंकि ये थीन स्फेरिकल शेल है। इसमें अगर कोई भी गॉसियन स्फीयर लेते हैं, लेट अस से दिस इज गॉसियन स्फीयर, और इसके लिए ये अप्लाई करते हैं E डॉट dA इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज 0 है। अब चार्ज इनक्लोज 0 है, एरिया वेक्टर देखिए जो आपने गॉसियन स्फीयर लिया इस पे एरिया वेक्टर तो कभी 0 होगा नहीं। तो एरिया वेक्टर क्या है? नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? अगर राइट साइड में 0 है, एरिया वेक्टर नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव टू बी 0। तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। फिर से लॉजिक लगा रहा हूं, देखो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। जो गॉसियन स्फीयर लिया इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये राइट साइड का टोटल टर्म 0 हो जाएगा। अब राइट साइड का टोटल टर्म 0 हो गया। अब LHS में E डॉट dA, तो देखिए इसमें कहीं भी एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर तो 0 नहीं है ना, एरिया वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बट इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इटसेल्फ 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आउटसाइड में अगर फाइंड आउट करना है तो आउटसाइड में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आउटसाइड में फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फिर से गॉसियन स्फीयर लेंगे जिसका रेडियस कैपिटल R से बड़ा है। जैसे अगर मैं इसी केस को एज्यूम कर लूं, इसी वाले केस में अगर मैं गॉसियन स्फीयर इमेजिन कर लूं कि गॉसियन स्फीयर कैसा होगा, तो इसमें हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं। लेटर से मैंने एक ऐसे गॉसियन स्फीयर इमेजिन कर लिया। ये गॉसियन स्फीयर का रेडियस R है। इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इधर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इधर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इधर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही और भी कहीं देखेंगे तो हर जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गॉसियन स्फीयर पे बता सकते हैं। इस बार ये क्या है? ये है गॉसियन स्फीयर। तो ये गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया। एरिया वेक्टर को देखेंगे तो अगेन स्फीयर के केस में एरिया वेक्टर क्या होगा? अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर पासिंग थ्रू सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो यहां पर भी क्या आ गया? 0 डिग्री एंगल। यहां भी अगर देखेंगे एरिया वेक्टर तो 0 डिग्री एंगल है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर 0 डिग्री पे आ गया तो सबसे पहले अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए का वैल्यू आएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ई डी ए कॉस 0 डिग्री आने का मतलब हुआ, ई डी ए कॉस 0 डिग्री आने का मतलब हुआ कि यहां पर इंटीग्रेशन में क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए अगर कैलकुलेट किया जाए तो 0 डिग्री एंगल है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बोलेंगे ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी ए इंटू 1 दैट मीन्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई डी ए का वैल्यू आ गया। अब एग्जैक्ट क्या है गॉस लॉ, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इसको अगर अप्लाई करेंगे तो हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल के केस में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, उसको ही प्रूव किया, और आउटसाइड में के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि अगर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के केस में हम लोग स्फीयर के चार्ज को उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसका लॉजिक यही है कि अगर ये स्फेरिकल शेल के बजाय पॉइंट चार्ज होता तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता, तो अगर इसके स्फीयर पे चार्ज है या इसके सेंटर पे चार्ज ले लिए काम एक ही हुआ। तो कभी भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ तो उससे अगर किसी 8 डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है तो उसके टोटल चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्फेरिकल शेल। अब हम लोग इसमें बात करेंगे सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करेंगे। तो 4th नंबर इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है गॉस लॉ का। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, चार्ज क्यू है। सॉलिड स्फीयर में चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, टोटल चार्ज क्यू। हमें इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इनसाइड में फाइंड आउट करेंगे। तो इनसाइड में फाइंड आउट करने के लिए मैं, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसमें एक ये गॉसियन स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं। ये बड़ा वाला स्फीयर जो बड़ा रेडियस है वो सॉलिड स्फीयर है, और जो छोटा स्फीयर है वो गॉसियन सरफेस है। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया, और ये सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर, और ये हो गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इधर अगर देखेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इधर देखते हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने बता दिया। फिर से ये स्फीयर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन 0 डिग्री पे होगा, ये एरिया वेक्टर हो गया। यहाँ पे भी अगर एरिया वेक्टर दिखा है तो दिस इज एरिया वेक्टर। तो ये गॉसियन स्फीयर हो गया। इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया गया, रेडियली आउटवर्ड। रेडियल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी रेडियल आउटवर्ड हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह कितने एंगल पे हो जाएगा, 0 डिग्री पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह 0 डिग्री पे हो गया तो फिर से हम लोग कहेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे हो गया तो हम लोग कहेंगे ई डॉट डी ए इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें चार्ज इनक्लोज कितना है,
तो चार्ज इनक्लोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? चार्ज इनक्लोज, तो अगर हम लोग इसमें ये गॉसियन स्फीयर है, इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे E डॉट डी ए को कैलकुलेट करें, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, ये हो जाएगा E इंटू 4πr²। अब चार्ज इनक्लोज को फाइंड आउट करेंगे। चार्ज इनक्लोज को फाइंड आउट करने के लिए, चार्ज इनक्लोज को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। तो कहेंगे कि Q बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये कैसे लिखे? तो कहेंगे पूरे वॉल्यूम 4/3 कैपिटल R क्यूब वॉल्यूम में Q चार्ज, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, इसलिए इतने वॉल्यूम में क्या चार्ज। तो यहां से 4/3 पाई कट जाएगा और अब हम लोग अप्लाई करेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगा E इंटू 4πr² इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज Q बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E का वैल्यू आ जाएगा Q R क्यूब बाई 4πr² R क्यूब एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कट जाएगा और फाइनल आंसर आ गया Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू स्मॉल r। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। और आउटसाइड में अगर फाइंड आउट करना हो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। अब अगर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो एकदम सिमिलर होगा जैसे अभी हम लोगों ने थीन स्फेरिकल शेल के केस में देखा था। जो गॉसियन स्फीयर होगा उसका रेडियस क्या होगा? स्मॉल r से बड़ा होगा, मतलब कैपिटल R से बड़ा होगा, और फिर से EDA क्या रहेगा? EDA रहेगा E इंटू 4πr², और चार्ज इनक्लोज कंप्लीट स्फीयर का चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा E इक्वल्स टू Q बाई 4πε0r²। आप समझ पा रहे हैं या मैं लिख के बता दूं? इसमें क्या है, अगर आउटसाइड में फाइंड आउट करना होगा तो आउटसाइड में अगर ये गॉसियन सरफेस लेंगे, ये वाला गॉसियन सरफेस होगा, अगर ये गॉसियन सरफेस है आउटसाइड के लिए, तो इस गॉसियन सरफेस या इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है ना, तो टोटल चार्ज इनक्लोज क्या होगा? टोटल चार्ज इनक्लोज स्फीयर का चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये वाला सेम रहेगा, चार्ज इनक्लोज की जगह Q रहेगा। तो कह सकते हैं फॉर आउटसाइड E डॉट डी ए इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E इंटू 4πr², और ये चार्ज इनक्लोज की जगह चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। E इक्वल्स टू कितना? E इक्वल्स टू Q बाई 4πε0r²। ये आंसर हो गया आउटसाइड के लिए। तो ये आउटसाइड का कैलकुलेशन हो गया। E इंटू 4π², चार्ज इनक्लोज चार्ज के बराबर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। जैसे आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर और आउटसाइड द थिन हॉलो स्फीयर, दोनों का सेम कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको। ठीक है, तो ये गॉस लॉ पे इलस्ट्रेशन थे, कुछ गॉस लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन था, ये जो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसमें आगे के क्लासेस में देखेंगे थोड़ा गॉस लॉ को इंप्लीमेंट करके कुछ न्यूमेरिकल्स जो IIT JEE मेन और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हाँ बच्चों, हम लोग गॉसेस लॉ पढ़े थे। गॉसेस लॉ पे ये इलस्ट्रेशन जो JEE एडवांस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अ बॉल ऑफ रेडियस r whose charge density varies with distance from center of the ball, that means r के साथ एज ए फंक्शन ऑफ r ये चार्ज डेंसिटी वैरी कर रहा है। रो नॉट इसमें कांस्टेंट है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एज ए फंक्शन ऑफ r इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉल। मतलब एक बॉल है, बॉल का चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, और उस बॉल के इनसाइड एंड आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ ही यहाँ पे अप्लाई करके, क्योंकि दूसरे मेथड से जाएंगे तो इट विल बी वेरी टीडियस। तो हम लोग यहाँ पे गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे, और गॉसेस लॉ में चूंकि चार्ज इनक्लोज्ड एक टर्म है, तो चार्ज इनक्लोज्ड को फाइंड आउट करने से पहले
हम लोग ये समझते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है किसी स्फीयर में, किसी बॉल में, तो चार्ज को फाइंड आउट करते कैसे हैं। तो चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे डिटेल समझाया है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। जैसे कि बॉल है तो बॉल भी एक सॉलिड स्फीयर हो गया, तो एक सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर में मैंने आर पे डी थिकनेस का एक थीन स्फेरिकल शेल कंसीडर किया है। थीन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, थिकनेस डी आर, इसका थिकनेस डी आर है। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इसका वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये थीन स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम जो मिला उसमें चार्ज कितना है। इसमें चार्ज बोलेंगे, चार्ज ऑन द शेल इक्वल्स टू डी क्यू विच इज रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या किया हमने, रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो डीवी, रो इंटू वॉल्यूम करेंगे तो चार्ज मिलेगा, तो मैंने कर दिया रो डीवी। डीवी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, तो रो डीवी से हमें मिल गया कि इस थीन स्फेरिकल शेल के अंदर में कितना चार्ज है। तो इस शेल के अंदर में चार्ज हमने डीक्यू लिख लिया, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब इसे dq इक्वल्स टू रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब ये रो के जगह पे, यहाँ पे जो रो है, इस रो के जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया, रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर विच इज गिवन टू अस। और इसे लेकर अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इसमें रो नॉट और 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। इनको बाहर लेने के बाद 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर और आर स्क्वायर डी आर बचा। ये इसमें रो नॉट 4 पाई बाहर, अब आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्यूब, ये आ गया। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, आर 4 का इंटीग्रेशन आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर पावर 4 बाई 4, और आर पहले से था तो मैंने इंटीग्रेशन किया। मैंने किया क्या कि सॉलिड स्फीयर में एक थीन स्फेरिकल शेल कंसीडर किया, उस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम लिखा और उस शेल के अंदर कितना चार्ज है उसको लिखा, और उस चार्ज को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन के बाद ये रिजल्ट आया। इसमें लिमिट पुट करना होता है। अगर आपको कंप्लीट बॉल या कंप्लीट स्फीयर का चार्ज चाहिए तो लिमिट रखोगे 0 टू कैपिटल आर। क्या करोगे, लिमिट 0 टू कैपिटल आर। लेकिन अगर आपको सिर्फ 0 से स्मॉल आर, इतने वॉल्यूम, इतने रीजन का चार्ज चाहिए, तो आप यहां पे लिमिट कर दोगे 0 टू स्मॉल आर। बात समझ में आया, क्या है प्रोसीजर, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं स्फीयर में एक थीन स्फेरिकल शेल कंसीडर करूंगा डी आर थिकनेस का, जिसका वॉल्यूम लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। फिर वॉल्यूम लिखने के बाद उस एलिमेंटल, वो जो एलिमेंटल स्फेरिकल शेल लिया, थीन स्फेरिकल शेल जो कंसीडर किया, उसके अंदर चार्ज कितना है, तो रो डीवी अप्लाई किया। रो डीवी अप्लाई करके उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया प्रॉपरली। ये देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन किया हुआ है। इसमें हमें लिमिट पुट करना, अगर कंप्लीट स्फीयर का चार्ज चाहिए तो लिमिट 0 टू कैपिटल आर। जैसे कंप्लीट मतलब यहां से यहां तक का चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज चाहिए तो 0 टू कैपिटल आर लिमिट रखेंगे। इसमें 0 टू कैपिटल आर लिमिट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां से यहीं तक का इसी वॉल्यूम का चार्ज चाहिए आपको, तो 0 टू स्मॉल आर, जहां तक अगर कोई मान लीजिए एक्स रेडियस का स्फीयर, इतना का चार्ज चाहिए आपको, तो आप लिमिट रखोगे 0 टू एक्स। बात समझ आया। और उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें फाइनल चार्ज मिल जाएगा। देखिए मैंने लिख भी दिया, इफ यू वांट टू फाइंड टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर देन लिमिट विल बी 0 टू कैपिटल आर। और इफ यू वांट विदिन स्फीयर, विदिन स्फीयर कोई आर रेंज, आर रेडियस का, स्मॉलर रेडियस का, तो लिमिट 0 टू स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो ये पहले हम लोग चार्ज को फाइंड आउट करना सीख गए। अब इसमें हम लोग जो है आगे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। बच्चों हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी स्फीयर में चार्ज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे कि इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में, सॉलिड बॉल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएं। तो इसके लिए मैंने एक गॉसियन स्फीयर लिया है। दिस इज गॉसियन स्फीयर और दिस इज बॉल, यू कैन से दिस इज बॉल और दिस इज गॉसियन स्फीयर। गॉसियन स्फीयर का रेडियस स्मॉलर है विच इज लेस देन कैपिटल आर है। इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने नोट किया। ये है यहाँ रेडियल डायरेक्शन, इधर इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है।
अब अगर एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हर जगह 0 डिग्री पे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो ये 0 डिग्री एंगल पे है एरिया वेक्टर। तो हम लोग इसके लिए अगर E डॉट डी ए करेंगे तो देख सकते हैं आप क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए डायरेक्टली आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, cos 0 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहेगा, तो ये बाहर आ गया और डीए का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस एरिया इनर स्फीयर का हो जाएगा, गॉसियन स्फीयर का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए का वैल्यू। अब चार्ज इसमें फाइंड आउट करेंगे कि इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो इसके लिए देखिए यहां पे मैंने यूज किया है ये चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल्स टू रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी। ये न्यू नहीं आपको, अभी मैं कुछ देर पहले इसे समझाया था कि किसी भी स्फीयर में चार्ज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और मुझे चार्ज सिर्फ इतने स्फीयर में चाहिए, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 टू स्मॉल आर। 0 टू स्मॉल आर अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं तो ये वैल्यू आ जाएगा चार्ज इनक्लोज का। देख सकते हैं 4 पाई, यहाँ पर ये रो की जगह रो नॉट हो गया तो ये बाहर आ गया था, ये आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यू बाई 3, यहाँ आर क्यूब हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करके तो आर पावर 4 बाई 4। 0 टू स्मॉल आर अगर लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर, और जब इसको 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। अब प्रॉपर अगर हम लोग देखें गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट को तो ये है स्टेटमेंट। अब इसमें E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन लिख दिए, और 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ऐसा आ गया। अब इसमें इन दोनों से आर स्क्वायर को बाहर ले लिया और इससे कट कर दिए, तो यहाँ आर बचेगा और यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, और ये इनको थोड़ा सा सॉल्व कर दिए तो देखिए 12 आर आ गया डिनोमिनेटर में यहाँ से, और यहाँ पे 4 स्मॉल आर कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे आर ही बचा था और यहाँ पे आर स्क्वायर बचा था, तो ये 3 आर स्क्वायर। दिस विल बी आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉल। अब हम लोग बात करेंगे कि इस बॉल के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे कॉल व्हाट्सएप कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो अब मैं इस स्फीयर के आउटसाइड में फील्ड कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये हमारे पास बॉल गिवन है, बॉल का ये चार्ज है प्लस जो भी रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस स्फीयर के आउटसाइड में अगर फील्ड फाइंड आउट करना है, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो ये स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर कंसिडर करेंगे। ये हो गया गॉसियन स्फीयर। तो अगर मुझे इस स्फीयर के आउटसाइड में फील्ड को फाइंड आउट करना है तो मैं यहां पर स्मॉल आर रेडियस ग्रेटर देन कैपिटल आर का एक गॉसियन स्फीयर कंसीडर करूंगा। ये गॉसियन स्फीयर जो है, ये गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को लिखूंगा। जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, 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 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया तो एरिया वेक्टर देखिए, यहां पे एरिया वेक्टर ये हो गया डीए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे यहां हो गया, यहां पे एरिया वेक्टर इधर हो गया। वैसे ही आप हर जगह देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फिर से 0 डिग्री पे है। तो अगर 0 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है तो हम लोग कहेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका E डॉट डी ए। अब इसमें चार्ज इनक्लोज, तो चार्ज इनक्लोज जो गॉसियन स्फीयर है उसके अंदर में ये कंप्लीट स्फीयर है, तो कंप्लीट स्फीयर का चार्ज इनक्लोज फाइंड आउट करने के लिए सेम इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर, और आप कह सकते हैं चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल्स टू 4 पाई रो नॉट इंटू आर क्यूब बाई 3 प्लस आर पावर 4 बाई 4 आर 0 टू कैपिटल आर। अब मैं लिमिट रख दे रहा हूं, लिमिट रखूंगा तो लिमिट रखने पे ये आ जाएगा 4 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3 प्लस आर क्यूब बाई 4, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा
7 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3। तो ये हमने चार्ज इनक्लोज फाइंड आउट कर लिया, ई डॉट डी ए फाइंड आउट कर लिया। तो अब लिख सकते हैं फ्रॉम द गॉसेस लॉ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई डॉट डी ए में कहेंगे इसको ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड चार्ज इनक्लोज में कहेंगे 7 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से पाई कट जाएगा और आंसर बोलेंगे E इक्वल्स टू 7 रो नॉट आर क्यूब बाई 412 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड बॉल। तो बॉल के आउटसाइड में ये आपको फील्ड मिल गया। तो इनसाइड का भी फील्ड फाइंड आउट कर लिया हमने, आउटसाइड का भी फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग इसको कंप्लीट हो गया ये हमारा क्वेश्चन। तो गॉसेस लॉ के लिए हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। अब आप सब लोग एचसीवी या अपने सीडीपीएस डीपीपी को सॉल्व कीजिए और इसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है।